बच्चों, यह सरवाई क्लासेस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के जीव विज्ञान का जो चौथा अध्याय है उसका अगला भाग 7वां भाग पढ़ेंगे। इससे पहले के 6 भाग की वीडियो जो है वो चैनल पे पढ़ चुके हैं, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं ताकि ये वाला भाग जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिंग निर्धारण हम लोग पढ़ रहे थे। तो लिंग निर्धारण में हमने प्रक्रिया पढ़ी थी, एक आध दो जीवों का हमने देखा था। तो आज हम लोग लिंग निर्धारण प्रक्रिया में मानव का और मधुमक्खी का दोनों का पढ़ने वाले हैं। तो इन दोनों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो जैसा कि उस समय हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में ही पढ़ा था कि जो हैकिंग थे उन्होंने कीटों में शुक्रजनन का अध्ययन किया, वहाँ से पता चला उनको कि कोई कैसी संरचना थी जो आधा प्रतिशत शुक्राणुओं में थी और आधा जो 50% शुक्राणुओं में नहीं थी। और उसके बाद फिर साइंटिस्टों ने पता लगाया तो वो जो चीज़ उनको दिखी थी हैकिंग की वो एक्चुअली में गुणसूत्र था और वही लिंग का निर्धारण करता था, इसलिए उसको लिंग गुणसूत्र नाम दे दिया गया था। तो आज हम लोग मानव में पढ़ते हैं, इसके पहले बारे में आप जाकर उसको देख लीजिएगा ताकि अच्छे समझ में आए। तो हम लोग जानते हैं कि मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़े में होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े में होते हैं। और पहली बात कि इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़ा था 2 तरह का लिंग निर्धारण प्रणाली हमने पढ़ा था। एक पढ़ा था कीटों में जो X0 या XO कह सकते हैं उसको, और दूसरा पढ़ा था XY। ठीक है, और एक और पढ़ा था हमने ZW। ठीक है, वो पक्षियों में होता है। XY स्तनधारियों में, जिसमें हम लोग मानव भी आता है, तो उसमें भी XY प्रकार की लिंग निर्धारण प्रक्रिया होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं जो कि 23 जोड़े में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें जो 23 जोड़े में उपस्थित होते हैं। अब अगर नर और मादा में बात करें तो दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं और दोनों में ही 23 गुणसूत्र, मतलब 23 नर में 23 मादा में भी होते हैं। लेकिन जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, पहले वाले 22 जोड़ी वो नर और मादा के सेम टू सेम होते हैं और उनको अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है क्योंकि वो लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात कि मानव में मादा में बात करें, मादा में 22 अलिंग गुणसूत्रों के अलावा 22 जोड़ी अलिंग गुणसूत्रों के अलावा जो 23वां जोड़ी होता है वो एक यक्ष गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है। ठीक है, यक्ष गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है। जबकि अगर नर में बात करेंगे तो 23वां जोड़ा में एक यक्ष होता है और एक छोटा सा गुणसूत्र वाई होता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मादा में 22 जोड़ी गुणसूत्र, उसके साथ एक जोड़ी यक्ष और नर में 22 जोड़ी गुणसूत्र और उसके साथ एक जोड़ी XY गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब युग्मक जनन होगा, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो जाएगी, यानी इसमें जाएंगे 22 प्लस यक्ष और इसमें जाएगी 22 प्लस यक्ष। ठीक है, तो सेम टू सेम, मतलब मादा में जितने भी अंडे बनेंगे, अंड का निर्माण होगा, वो सब के सेम मतलब सब में गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। लेकिन नर में अगर देखेंगे तो 50% शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र का X वाला जाएगा और 50% में Y वाला जाएगा। ठीक है, Y जाएगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि मादा में उत्पन्न युग्मक यानी अंड सभी एक ही प्रकार के होते हैं, जबकि नर में 50% शुक्राणु X युक्त होते हैं और 50% Y युक्त होते हैं। अब क्या होता है कि अब मादा में, ठीक है, अब यहाँ बात करें निषेचन की, कि यदि अंडाणु का निषेचन, ठीक है, ये अंडाणु है दोनों, इसका निषेचन अगर X वाले शुक्राणु से होता है तो किसके रूप में? ये मादा के रूप में जो युग्मनज बनेगा जायगोट, वो मादा के रूप में विकसित होगा। और यदि कहीं अंड का निर्माण, चूंकि अंड तो सब सेम है, अंड का अगर निषेचन Y युक्त गुणसूत्र से हो गया तो वो मादा के रूप में विकसित होगी। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसका Y वाले से हो गया तो XY ये नर बन जाएगा,
और अगर कहीं इसके वाले से हो गया तो भी यहाँ पे XY और ये भी नर के रूप में जो है वो विकसित होगा भ्रूण। ठीक है। अब अगर मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई जो भ्रूण है वो नर होगा या मादा होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि शुक्राणु में कौन सा गुणसूत्र है। अगर X वाला है तो मादा के रूप में विकसित हो रही है, अगर Y वाला है तो नर के रूप में विकसित हो रही है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मानव में अगर बात करें तो जो बच्चा होगा वो लड़की होगा या लड़का होगा, इसका निर्धारण किससे होता है, नर से होता है, ना कि मादा से। जैसा कि मतलब अधिकतर समाज में मतलब समझा जाता है कि नहीं मादा से होता है, लेकिन ये गलत है। ये डिसाइड होता है किससे, नर से होता है कि वो मतलब नर होगा या मादा। ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मतलब ये कि अगर गर्भावस्था में है तो वहाँ पे जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं कि कितना % चांस है कि लड़का होगा या लड़की। तो टोटल घटनाएं कितनी संभव हैं, 2 घटनाएं, या तो लड़की होगा या तो लड़का होगा। और अगर हम लोग कहते हैं नहीं लड़का होने की संभावना कितनी है, तो लड़का तो टोटल घटनाएं कितनी हो गई, 2 हो गई। लड़का होने का मतलब एक ही वो घटना है जो संभव हो सकती है। इसको % में चेंज करने के लिए यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50%। यानी लड़की होगी या लड़का होगा, इसका चांस कितना रहता है, 50% का चांस रहता है कि जो मतलब भ्रूण विकसित हो रहा है वो लड़का है कि लड़की। इसकी जो चांस है जो 50% होती हैं। अगला जो हम लोग को पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण थोड़ा अलग तरह का होता है। इसमें कोई जो भ्रूण है वो नर है या मादा, ये डिपेंड करता है कि गुणसूत्रों का जो समुच्चय गुणसूत्र है उसका कितना समुच्चय मिला है। ठीक है। समुच्चय का मतलब जैसे एक अगुणित गुणसूत्रों का अगर हम लोग बना ले, जैसे मानव हो गया 46 हो गया, तो 46 का अगर 46 हो गया तो 23 जोड़े में, तो 23 जोड़े में मतलब द्विगुणित हो गया। और अगर 23 की बात करें तो ये अगुणित हो गया। ठीक है। तो 23 जो गुणसूत्र है उसको अगुणित कहा जाएगा। ठीक है। और जब 46 हो जाएगा तो उसको द्विगुणित। ठीक है। तो मधुमक्खी में ये डिपेंड करता है कि कितना समुच्चय मिल रहा है, कि अगुणित है या द्विगुणित है, और उसके आधार पे नर और मादा का निर्धारण होता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो जो मधुमक्खी होती है, ठीक है, मधुमक्खी की मादा में 22 गुणसूत्र होते हैं और जबकि नर में 16 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। और जब मादा में युग्मक जनन होता है तो ये होता है किससे, अर्धसूत्री विभाजन से। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये होता है अर्धसूत्री विभाजन से, जबकि जो नर में होता है वो होता है समसूत्री विभाजन से। ठीक है। तो ये एक अपवाद है, अधिकतर जीवों में ऐसा नहीं होता है। अधिकतर जीवों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन ही होता है, लेकिन यहाँ नर मधुमक्खी में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं होकर समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। अब क्या होगा कि 16 हो गए। अब ये वाला है, ठीक है, जो शुक्राणु है वो जिस अंडे को निषेचित कर देगा, ठीक है, जिस अंडे को निषेचित कर देगा वो किसके रूप में, मादा के रूप में। यानी अगर उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 16 का जस्ट डबल 32 हो गया, तो वो मादा के रूप में विकसित होगी। और ये वाला जो है 16 जो बचा है, कुछ अंडे ऐसे होते हैं जो बिना निषेचन के ही विकसित हो जाते हैं। ठीक है। बिना निषेचन के भ्रूण के विकसित होने की प्रक्रिया को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको कहते हैं अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस उसको कहते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस मधुमक्खी में अंडे सब सेम है, उसमें कुछ अंडे जिनका निषेचन हुआ वो मादा के रूप में विकसित हो गए। मादा भी किसमें 2 तरह की होती हैं, मादा मधुमक्खी में भी मादाएं 2 तरह की होती हैं। पहली तो होती है रानी मक्खी और दूसरी होती है जिनको कामगार या वर्कर कहते हैं, वर्कर मधुमक्खी। तो ये दोनों मादाएं ही होती हैं। ठीक है। और नर मधुमक्खी को कहते हैं ड्रोन। क्या कहते हैं, ड्रोन कहते हैं। ठीक है, ड्रोन कहते हैं। तो जो मादा में जो अंडे आ रहे हैं, अगर उस अंडे का निषेचन हुआ तो मादा के रूप में विकसित हो गया, और अगर वो जो अंडा है बिना निषेचन के विकसित हो गया, ठीक है, यानी अनिषेच जनन प्रक्रिया के द्वारा अगर विकसित हो गया तो वो क्या होगा, नर के रूप में विकसित होगा। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि डिपेंड कर रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या हाफ है
मतलब अगुणित है या द्विगुणित है। अगर द्विगुणित है तो मादा के रूप में, अगर अगुणित है तो नर के रूप में वो विकसित होगा। और इसलिए इस प्रक्रिया को, ठीक है, ये जो प्रक्रिया भी देखें हम लोग कि अगर गुणसूत्र संख्या अगुणित है तो नर हो गया, द्विगुणित है तो मादा हो गया, इस प्रकार की लिंग धारण प्रक्रिया को अगुणित द्विगुणिता लिंग धारण प्रक्रिया कहते हैं। अब इसमें कुछ खास बातें होती हैं, जैसा कि एक खास बात तो ये बता दिया कि इसमें जो नर होता है उसमें जो युग्मक जनन होता है वो समसूत्री विभाजन से होता है। हालांकि सभी जीवों में जो युग्मक जनन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन से ही होता है, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, इसके युग्मक जनन में। दूसरी खास बात यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नर मधुमक्खी है, ठीक है, इसकी केवल क्या हो सकती है, इसकी केवल बेटी हो सकती है, बेटा नहीं हो सकता इसका, ठीक है, इसका बेटा नहीं हो सकता, इसका बेटा नहीं हो सकता, इसलिए इसके भी क्या नहीं हो सकते, इसके पापा भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग देखेंगे बड़ा अजीब ये होता है कि इसका जब यहाँ पे मादा हुई, मान लीजिए यहाँ पे आया तो फिर यहाँ से नर विकसित होगा, तो ये हर जो नर है इसके या तो दादा होते हैं या तो नाती होते हैं, न तो पापा ना तो पुत्र। तो ये थोड़ा सा खास बात है इसमें, तो इसको हम लोग यही इतना सा था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हर एक चैप्टर का महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका हम लोग वीडियो बना के डालने वाले हैं। उसका हर एक चैप्टर का बहुविकल्पी वीडियो भी पड़ता रहेगा। तो आप सभी लोगों बस सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।